Hello, friends. So, today I, Tanvi Agarwal, welcome you all to our this YouTube channel Legal Knowledge. तो आज हम करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसे ध्यान से और समझ कर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स आर लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कैटेगराइजेस एंड टैबुलेट ब्यूरोक्रेटिकल एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है? शेड्यूल्स एक लिस्ट होती है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या होता है, शेड्यूल्स में जो सभी होते हैं हर शेड्यूल एक टैबुलर फॉर्म में होता है और सारी चीज़ें कैटेगराइज करके रखी होती है। जैसे आप सपोज कर लो प्रेसिडेंट हो इंडिया के, या फिर एक जज हो, या गवर्नर ऑफ द स्टेट हो, जज हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, एक्सेट्रा। आपको अपनी सैलरी जाननी है, आपकी सैलरी कितनी है, तो वो एक स्पेसिफिक शेड्यूल में कैटेगराइज किया होएगा और एक टैबुलर फॉर्म में होएगा। अगर आप एक जज हो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, तो वो एक टैबुलर फॉर्म में लिखा होएगा आपकी सैलरी कितनी है, आपके सैलरी या अलायंसेस कितने हैं, और ये कैटेगराइज होएगा। मतलब ये जो सैलरी है ये शेड्यूल नंबर 2 में ही है, ये कैटेगराइज किया हुआ है भी, ये शेड्यूल 2 में ही होएगी और कोई शेड्यूल में नहीं होएगी। सो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होएगी ये डेफिनेशंस की जब हम सभी शेड्यूल्स रीड कर लेंगे। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल बाद में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाले गए थे। जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के द्वारा ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 और 12th शेड्यूल भी 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो आप देख सकते हैं 11th और 12th शेड्यूल सेम ईयर में और इकट्ठे ही हुए थे, दैट इज 1992। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल की तरफ। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में सभी नेम ऑफ स्टेट्स और उसकी टेरिटोरियल जुरिक्शंस दी हुई हैं। मतलब यहाँ के नेम स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं, उसकी बाउंड्री कितनी होगी, उसके नेम क्या होंगे, वो कितना एरिया कवर करेगी, सभी वो डिटेल स्टेट्स की फर्स्ट शेड्यूल में डाली गई हैं। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी, उसका एक्सटेंड, उसकी बाउंड्री कितनी होगी, वो कितना एरिया कवर करेगी, वो सब भी फर्स्ट शेड्यूल में डाला हुआ है और ये फर्स्ट और 4th आर्टिकल कवर करती है। तो आई होप आपको फर्स्ट शेड्यूल समझ आया। लेट्स बिगिन आवर सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्यूलमेंट्स, इसका मतलब होता है सैलरीज, अलायंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन इंक्लूड होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। आपको इस सेकेंड शेड्यूल में ये बात ध्यान में रखनी है भी, सेकेंड शेड्यूल में कोई भी पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर्स ऐड नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का हेड होता है वो स्पीकर होता है और जो डिप्टी हेड होता है वो डिप्टी स्पीकर होता है। वैसे ही राज्यसभा का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है और डिप्टी हेड डिप्टी चेयरमैन होता है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, the speaker and deputy speaker of legislative assembly in the states। मैंने ये आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है अभी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा बोलते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद बोलते हैं। इसके पूरी एक्सप्लेनेशन और डिफरेंसेस मैंने आप अपनी पिछली वीडियोस में बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है? ये एक अथॉरिटी है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी बाय द आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सारी रिसिप्ट्स
और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग दोज बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियल फाइनेंशियली बाय गवर्नमेंट, वो सबको ऑडिट्स करता है। जो ऑडिट्स करता है उसे हम द कॉम्पिट्यूलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये सभी 9 के 9 पर्सन्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड होते हैं। अब थर्ड शेड्यूल ये ऑथ्स और एफर्मेशंस को करता है। ऑथ्स इसमें इंक्लूड होता है भी किस तरह से ली जाएगी, ऑथ किस तरह से ली जाएगी, उसका पैटर्न कैसे होएगा, कब ली जाएगी, ये सभी इंफॉर्मेशन ऑथ्स के रिलेटेड इस शेड्यूल में है। तो ये कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड करते हैं, मीन्स किस किस के पर्सन्स की डिटेल देता है, कौन कौन ऑथ्स लेगा, वो है द यूनियन मिनिस्टर्स, the state ministers, the candidates for election to the president, the member of the parliament। इसमें जब कोई भी इंसान पार्लियामेंट में खड़ा होता है, पार्लियामेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, तब भी उसको ओथ लेनी पड़ती है, और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तब भी उसको ओथ लेनी पड़ती है। सेम है अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव में खड़े हैं, चाहे वो काउंसिल है चाहे असेंबली है, इट इंक्लूड्स बोथ, चाहे हम उसमें खड़े हैं तो भी हमको ओथ लेनी पड़ेगी। अगर हम मेंबर बन गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल का, तब भी हमको ओथ लेनी पड़ेगी। और क्या इंक्लूड करते हैं, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और द कॉम्पिट्यूलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब फोर्थ शेड्यूल ये सबसे इजी है, दैट इज द एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। कितनी स्टेट्स होंगी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, राज्यसभा की, वो सभी इसकी इंफॉर्मेशन फोर्थ शेड्यूल में है। आगे बढ़ते हैं। ये फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल मैंने ये पहले इसलिए डाला है क्योंकि इसे हमें इकट्ठे ही समझाना पड़ेगा। ये बहुत सिमिलर से हैं और इसका डिफरेंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फिफ्थ शेड्यूल करने से पहले हम सिक्स्थ शेड्यूल करेंगे, तो ही आपको फिफ्थ शेड्यूल समझ में आएगा। तो सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये एक तरह के बैकवर्ड स्टेट्स मानी जाती हैं। इसमें ट्राइबल पीपल ज़्यादा हैं, तो इसकी स्पेशल प्रोविजंस दी जाती है शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में। इसको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती है, स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं, और इसकी जो भी प्रोविजंस होंगी कैसे देनी है इस स्टेट्स को, वो सभी ये सिक्स शेड्यूल में लिखा गया है। अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। इसमें क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें फिफ्थ शेड्यूल में आपको ध्यान रखना है कि वो 4 स्टेट्स जो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड हो गई हैं, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हर साल कोई स्टेट्स डिक्लेयर करती हैं जो कि ट्राइबल या बैकवर्ड होती हैं। तो वो जो स्टेट्स डिक्लेयर करती हैं उस पे ये प्रोविजंस जो भी फिफ्थ शेड्यूल में लिखे हुए हैं वो लागू होती हैं उस पर, उन स्टेट्स पे। जो इसमें फिफ्थ शेड्यूल में भी प्रोविजंस हैं बैकवर्ड एरियाज के लिए, और वो उन पे लागू होती हैं जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दी हुई है। हमारा इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट कहलाता है। हमारे इंडिया में 2 गवर्नमेंट्स हैं, दैट इज सेंटर एंड द स्टेट। जो सेंटर की लॉ मेकिंग बॉडी है वो है पार्लियामेंट, और जो स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है दैट इज स्टेट लेजिस्लेटर, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा। जो सेंट्रल स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है, ये सेंट्रल स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो डिफरेंट है। स्टेट सेंटर की पार्लियामेंट की डिफरेंट पावर है, स्टेट लेजिस्लेटिव की डिफरेंट पावर्स हैं। तो उनको अच्छे से डिफाइन करता है, उनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है सेवन्थ शेड्यूल। तो इसके लिए ये 3 लिस्ट है इसके लिए, दैट इज फर्स्ट इज अ यूनियन लिस्ट।
यूनियन लिस्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मतलब ये जो यूनियन लिस्ट है वहाँ पे बस पार्लियामेंट ही लॉज बना सकता है एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेटिव। एंड द सेकेंड लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, इसमें के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव ही लॉज बना सकती है, नॉट द सेंटर दैट इज द पार्लियामेंट। थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पर यूनियन भी और स्टेट भी दोनों बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट है जो वो उसमें पहले 100 थे लेकिन अब ओरिजिनली 97 है। सॉरी, पहले 97 थे, अब ओरिजिनली 100 है। और जो लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, उसमें पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, शेड्यूल्स बने थे, तब 66 थे, अब 61 है। लिस्ट 3 में जब हमारा शेड्यूल्स बने थे ओरिजिनल तब 47 थे और अब 52 है। अगर ये सब्जेक्ट्स में चेंजेस करने होती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होती है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए एंड हाफ स्टेट का कंसर्न चाहिए। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव सेम ही सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है बाय चांस, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो एक्सेप्टेड होएगा, ना कि जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल क्या कहते हैं, वो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है भी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। पहले के लिए 14 ही ऐसी लैंग्वेज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं, लेकिन अब 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। पहले हम वो 14 लैंग्वेजेस देख लें, वो 14 कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। दैट इज असामीज, ये असम में बोल जाती है, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़ीसा में बोल जाती है, हिंदी, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, मलयालम, तेलुगु और पंजाबी। ये 14 लैंग्वेजेस हैं जो पहले से ही रिकॉग्नाइज्ड थी, ये 14 लैंग्वेज को पहले से ही रिकॉग्नाइज किया गया था। और जो बची हुई 8 लैंग्वेजेस हैं उसे हमने बाद में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला है। वो 8 लैंग्वेजेस तो वो जो 8 लैंग्वेजेस है दैट इज सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बुडू, डोगरी, मैथिली, संथाली। जो सिंधी थी वो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के द्वारा डाली गई थी, और जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों इकट्ठे डाली गई थी, दैट इज 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बुडू, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में डाली गई थी। जो कोंकणी है वो मेनली गोवा और उसके नियर बाय एरियाज़ में बोली जाती है, संथाली झारखंड में बोली जाती है, बुडू असम में बोली जाती है, डोगरी जम्मू और उसके नियर बाय एरियाज़ में जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बोली जाती है। अब हम करते हैं 9th शेड्यूल विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा डाली गई थी। आप देख सकते हैं ये 1951 में ही डाली गई थी, तब हमारे जो शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था उसको बने को 1 साल भी नहीं हुआ था, भी ये डाली गई थी। क्यों वो हम देखते हैं। इसका जो है क्या इसमें Acts and regulations of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system and of the parliament dealing with other matters। समझ नहीं आया होगा। तो हम ये पहले 9th शेड्यूल समझने से पहले थोड़ा सा ना पीछे चल के थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो उस टाइम पर क्या था, तब पहले वाले समय में एक फंडामेंटल राइट थी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। उस टाइम की जो सिचुएशन थी तब ज़मींदारी सिस्टम होता था, बहुत सारा लैंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड ज़मींदार्स के पास था जो एक्चुअल में कल्टीवेट नहीं करते थे।
टेनेंट्स कल्टीवेटर्स करते थे और वो उन कल्टीवेट करते थे लैंड पर, और जो ज़मींदार थे वो उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे। तो ये रिड्यूस करने के लिए और जो लैंड है वो एक्चुअल कल्टीवेटर्स को देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू एबॉलिश दिस जमींदारी सिस्टम। गवर्नमेंट वॉज टेकन फ्रॉम जमींदार, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। गवर्नमेंट है उसने ज़मींदारी से लैंड लिया बहुत सारे मेथड से, जैसे लैंड सीलिंग हो गई या इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकते तो, और उसे टेनेंट्स को दे दिया जो एक्चुअली कल्टीवेट करते थे। अब जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कोर्ट के पास चले गए और कहने लगे भी उनकी फंडामेंटल राइट है जो राइट टू प्रॉपर्टी वो वायलेट हो रही है। तो पार्लियामेंट ने एक आर्टिकल निकाला दैट इज 31B 31B और इससे ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट दिया गया। 31B एक्ट और 9 शेड्यूल इकट्ठे हुआ था, तो ये 31B बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 31B में है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो भी लॉ 9 शेड्यूल में डाला गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो लॉ whether that law violates fundamental right but it cannot be challenged by judiciary। अगर पार्लियामेंट के द्वारा 9 शेड्यूल में कोई भी लॉ डाल दिया गया तो चाहे वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो लेकिन इट कैनॉट बी चैलेंज्ड, मतलब जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता। इसको हम थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज में अब देखें। इट प्रोटेक्ट्स द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशरी, यहाँ पे स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, एक मिनट। स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम देखें इसका सही मतलब तो यही आ गया भी, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हमारी फंडामेंटल राइट अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया, अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट भी हो रही हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब तो आप खुद ही सोचो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या हुआ। अगर किसी भी पार्लियामेंट ने उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया तो ना ही हम उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना ही जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। अब तो हमारी फंडामेंटल राइट्स का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए 2007 ने सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला इस शेड्यूल के लिए ऑन अप्रैल 24, 1973 में टू ओपन जुडिशरी रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों? क्योंकि ये केशव नंदा भारती केस से निकल कर आती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया। उसने बताया, जज ने बताया कि जुडिशियल रिव्यू पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ को 9 शेड्यूल में डालती है, उसमें कोई अमेंडमेंट करती है, तो जुडिशियल रिव्यू को हटाया नहीं जा सकता, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो आपको तो आई होप आपको 9 शेड्यूल ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम 10 शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के द्वारा आया था और इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है। इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MP या MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या करते थे, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे और इसकी वजह से गवर्नमेंट फॉल हो जाती थी। ये ऐसे क्यों जाते थे? क्योंकि इनको लालच दी जाती थी, करप्शन थी बहुत उस टाइम पर, इनको लालच दी जाती थी, इस कारण वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चली जाती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फॉल हो जाती थी। तो इसको फिनिश करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाई और इसे 10 शेड्यूल बोल दिया गया। इसमें क्या है कि कोई भी पार्टी अपनी कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
यहाँ पर डिफेक्शन का मतलब है टू चेंज पार्टी, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, और इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। 11 शेड्यूल ये स्पेसिफाई करता है पावर्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की। ये प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत, इसमें पंचायत इसकी वजह से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट था जो पंचायत का वो 1992 से पहले भी था। ये जो है ये शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में आया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पंचायत का था वो 1992 से पहले भी था, बट उस टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पंचायत से जो ये इलेक्शंस थे वो टाइम पर नहीं होते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट 1992 में जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया गया तब इलेक्शंस भी टाइम पर होने लगी और रेगुलर होने लगी। अब बढ़ते हैं हम 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल और 11 शेड्यूल सिमिलर है तो इजीली समझ आ जाएगा। 12 शेड्यूल जो है वो पावर्स, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ की करता है, स्पेसिफाई करता है। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में बना था। 18 मैटर्स हैं, तो इसमें प्रोविजंस म्यूनसिपैलिटीज़ के हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ जो कि किसी टाउन में काम करती है, एक लोकल गवर्नमेंट है, उसे क्या क्या पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो सब इसमें डिफाइन है। इसको भी 1992 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, जिसकी वजह से इसकी इलेक्शंस टाइम पर होने लगी। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ भी पहले था, लेकिन इसमें इलेक्शंस टाइम पर नहीं होती थी और प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनने के बाद इसकी प्रॉब्लम्स वो हट गई। सो हमारी ये 12 शेड्यूल्स कंप्लीट हुई और आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें एंड आई विल श्योरली रिप्लाई दैट। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।